अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे, और इसके बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक जो है हदायत दे। हमारी ये दुआ है उन लोगों के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें ताकि लोगों तक ज़्यादा आवाज़ पहुँच सके। इस पर अपनी राय का इज़हार किया करें ताकि हमें सीखने का मौका मिले। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में ये जो जिस बात पर मैं आपको आज गुज़ारिश भी करना चाहता हूँ, इत्तला भी देना चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ कि चंद घंटों में चंद दिनों में बहुत अलर्ट लेना होगा, क्योंकि अचानक पीटीआई ने फेक वीडियोज़ की भरमार कर दी है सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पर। एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी है। खतरनाक पुरानी फेक वीडियोज़ को डी चौक जो है उससे जोड़ा जा रहा है और किसी नए सानहे की तैयारी की जा रही है। तस्दीक ज़रूर करें आप, उसको शेयर करने से पहले, उसको कमेंट्स करने से पहले उस पर एक दफ़ा ज़रूर शेयर करें। पीटीआई लाशों की फेक वीडियो बनाकर किसी और वाक़ये की वीडियो को डी चौक से जोड़कर प्रोपेगेंडा कर रही है कि कोई हादसा माज़ी में हो चुका है 2009, 10, 11, 2019 में एक कल रात को जो एक मैंने भी वो ट्वीट की, वो शायद ननकाना साहब का वाक़या था। कोई आपसी 2 ग्रोह जिसे कहते हैं आप, 2 बिरादरियाँ जिसे आप कहते हैं, उनकी दुश्मनी के नतीजे में कोई वाक़या पेश आया था और उसको मौजूदा डी चौक से जोड़ा जा रहा था और दावे किए जा रहे हैं कि इतने लोग मारे चुके हैं। अच्छा, इससे मुझे ये जो जो चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि मतलब इस वक़्त इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और कैसे ज़रूरत इसकी पेश आई? क्योंकि ऐसा तो हमें होता हुआ मतलब एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा था, या ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो फिर इसकी अचानक ये ज़रूरत क्यों पेश आ गई? अपने वर्कर्स को करार देकर आप पहले अपने वर्कर्स को लेके आते हैं, रियासत पर हमला कर देते हैं और इंटरनेशनल सतह पर आप अपनी रियासत को, अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। लाशों की सियासत तो वैसे भी पीटीआई का पुराना वतीरा है, ये लोग इस पर अमल पेरा हैं। जब आप निकले थे तो आपने वहाँ पर जो तकरीरें की थी, वो ये की थी कि हम लाशें अपने जो जिसे वो जो कफ़न है वो बाँध कर आ रहे हैं। अब कफ़न बाँध कर आने का मुझे आज तक समझ नहीं आई क्या मतलब हो सकता है? क्यों कफ़न बाँध कर आ रहे हैं? आप एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात के तौर पर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। जब सियासी जमात के तौर पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, तो ये दरमियान में कफ़न कहाँ से आ गया? लाशें कहाँ से आ गई? और अपने घरवालों को ये कह के आ रहे हैं कि हमारे जनाज़े पढ़ लें, अब हम वापस नहीं आएँगे, हमारे जनाज़े वापस आएँगे। ये वाला तर्ज़ सियासत जब लेकर आप इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे और ये आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा, हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से आपको पूरी ढील दी जाएगी और फिर खुद आप अपने लोगों को छोड़कर जब भाग जाएँगे और जब आपको ये शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई ना कोई लबादा ओढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप रियासत के खिलाफ लाशों वाला लबादा ओढ़ लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी फौरी तौर पर एक सेल बनाना चाहिए, कौमी सतह पर ऐसे तमाम प्रोपेगेंडों को काउंटर करे, जवाब दे, अवाम को बताए कि ये फेक न्यूज़ है, जेली प्रोपेगेंडा है। क्योंकि मेरे पास ये भी खबर है कि पीटीआई रियासत पर हमलावर होने दोबारा जा रही है और इसके लिए पूरी प्लानिंग है कि कस कमक जो है वो तैयार हो रही है। 3 दिन बाद ये बाकायदा नई तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। इसलिए पहले से लाशों की सियासत करके लोगों के जज़्बात को उभारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को इश्तिआल दिलाकर इस बार रियासत पर शदीद हमला किया जाए। फिर पीटीआई का फेक वीडियो लगाना साबित करता है कि हादसा इतना बड़ा नहीं था, बड़ा साबित किया जा रहा है। इस्लामाबाद पर हमले के पीछे असल मकासद लाशों का वही है जो पूरा नहीं हुआ, जिसे अब जेली और फेक वीडियो के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस्लामाबाद आने से पहले ये सारी चीज़ें रिहर्सल की जा रही थी, बताया जा रहा था लोगों को कि इस दफ़ा क्योंकि देखें पूरे मुल्क से लोग नहीं निकले, इस बात को पीटीआई वाले खुद मानते हैं। अपनी जो इनकी इंटरनल्स मीटिंग है उसमें एक-दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे हैं। पंजाब वाले नहीं निकले, केपी वाले सिंध वाले नहीं निकले, बलूचिस्तान वाले निकले और केपीके से भी अगर 5,000 या 7,000 बंदा आया तो उसमें 90% सरकारी मुलाज़मीन थे और फिर दूसरे 2-3 ग्रोह हैं, जिनका नाम लेना मैं समझता हूँ कि कबल उस वक़्त है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कौन-कौन से ग्रोह हैं, कौन-कौन से आपने देखा जो बुशरा बीबी के कंटेनर थे उसके गिर्द कुछ लोग अपना मुँह छुपा कर चल रहे थे। वो लीड कर रहे थे अपने-अपने दस्तों को। कुछ दस्ते थे जो जो जिनकी एक झलक आप लोगों ने ज़मान पार्क में भी देखी थी। तो इसलिए वो अपना जो कमांडर थे अपने चेहरे छुपा कर बुशरा बीबी के
साजिश, उनका मकसद एंड ऑफ डे पे यही था। और वो अपने लोगों को मारने से भी दरेक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सियासी तौर पर नाकाम होने के बाद, ये जो मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखा रही है, ये तस्वीर दुनिया को दिखाकर, ऐसी तस्वीरें दुनिया को दिखाकर एक प्रोपोगंडा किया जाए रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, इकोनॉमी के खिलाफ, इस मुल्क की अवाम के खिलाफ। और वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाब नहीं होने देना, और वो हर गुजरते दिन के साथ इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर इमरान खान और पीटीआई रियासत पर हमले में इस हद तक जा सकते हैं, तो रियासत को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। मैं इस पर मैंने मेरे पिछले 4 दिन में इस पर कोई बात नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहता। बड़ा नाजुक मरहला है। ये लोग जो शहीद हुए हैं, चाहे वो फौज से हों और चाहे वो जो हवूम से, वो हमारे अपने लोग हैं। वो किसी भी तरफ से हों, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, किसी भी जमात का हो, वो इस मुल्क का शहरी है। अमन सुकून उसका हक है, राइट है, रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई भी ग्रोह उठकर रियासत को ललकारेगा, तो फिर वहां पे मैं और आप क्या कर सकेंगे? फिर वो रियासत ने फैसला करना है। मैं उस फैसले का कभी भी साथ नहीं दे सकता, चाहे वो 1900 कोई 70 की दहाई में हुआ हो, इस्लामाबाद या पिंडी में कोई वाकया हुआ हो, चाहे वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में टीएलपी के कारकुनों को शहीद करने का वाकया हो, या फिर अगर आज जो वाकया बताया जा रहा है जिसमें रियलिटी कुछ और है, दिखाई कुछ जा रही है, उसमें भी किसी तरह पे उसकी हमायत नहीं की जा सकती। कम अज कम मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप रियासत को भी इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते, और रियासत के अंदर रियासत नहीं बना सकते। नुसरत जवेद साहब ने बहुत अच्छी बात की है, लाशें छोड़कर फरार क्यों हुए, लाशें लेकर वापस जाते। देखिए, नुसरत जवेद साहब कह रहे हैं कि अगर आपको लगता था कि आपके लोगों की लाशें गिर गई हैं, तो फिर आपको वहां पर बैठ जाना चाहिए था, वहां से जाना नहीं चाहिए था, किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए था। बैठ जाते और कहते कि हमारी लाशें गिरी हैं, हम लेके जाएंगे। उन्होंने 3 मार्च 1973 को लियाकत बाग जलसा हुआ, हुकूमत वक्त ने फायरिंग की, बहुत से पश्तूनों की जाने गई, लेकिन खान अब्दुल वली खान इस वक्त तक रावलपिंडी से नहीं ना गए जब तक लाशें ना ली। ये जो सर पर कफन बांध कर आए थे, ये ना जाते हुए अस्पताल। देखिए ना, अब ये बात भी नहीं, जब किसी से कोई बात, यहाँ से कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, वहां पर बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो बताने के लिए तैयार नहीं कि लाशें कहाँ गिरी हैं, कितनी गिरी हैं, उनके नाम क्या है, उनके मोहल्ले क्या है, उनके नहीं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 200-400 जुल्म हो गया, लाशें गिर गई हैं। लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो लाशें, हाँ का आपको याद है वो पंजाब गवर्नमेंट वाला वाकया, जो पंजाब गवर्नमेंट हुआ था पंजाब कॉलेज में। उस लड़की के घर के किसी को पता नहीं था, उस लड़की का किसी को पता नहीं था, लेकिन उस लड़की के साथ रेप हुआ था। इसी बात पर बज़िद थी पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ, और इस बात का वो फायदा उठा रहे थे, उन्होंने उठाने की कोशिश की और उन्होंने फायदा उठा भी लिया। बट मेरा मौकफ उस पर कल भी था और आज भी है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसे ही करते रहे तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? पीटीआई की आपसी इख्तलाफात काफी तूल पकड़ते जा रहे हैं। बुशरा बीबी के तर्जमान मिरशाल यूसुफजई ने कल कहा था कि बुशरा बीबी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान आप डी चौकर लेकर जाएंगे, लेकिन उन्हें मानसेरा लेकर गए। इस बयान के बाद गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को वजारत उनसे वापस ले लिया, रातों रात डी नोटिफाई कर दिया और रात को ही इस ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। ये बात साबित करती है कि अंदर के मसाइल काफी ज्यादा है। अब देखिए, फिर नुसरत जवेद साहब की ये बात आ जाएगी, अगर आप डी चौक से आप निकले क्यों, और अगर निकले दूसरी जगह पे गाड़ी चेंज की और आपसे कहा जी गाड़ी, क्योंकि पहले वाली गाड़ी में क्या कंडे बढ़ गए थे, या पहले वाली गाड़ी में कुछ जिन जो है वो निकल गए थे, दूसरे वाली गाड़ी में कोई मुवक्किलात है उनको बिठाया गया था साथ में बुशरा बीबी के। क्या फजूल गुफ्तगू है कि आप एक जगह जाते हैं, वहां पे गाड़ी चेंज करते हैं और फिर आप वापस आ रहे हैं। भाई, जिस गाड़ी में बैठे हुए उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप निकले क्यों हैं? आप वहां से आप लीड कर रहे हैं ना, आपने लोगों से हलफ लिया हुआ है। या तो आप वहां पे खड़े रहे जहां पे आप ये दावा कर रहे हैं कि आप कितने लोग शहीद हो गए हैं, तो उन लोगों के साथ आपको खड़े होना चाहिए था, उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौके से आप भाग गए, मौके से आप फरार हो गए, और अभी आप लोगों को, और मैं एक बात बताऊं, और मैं ये जुम्बीज है ना, जुम्बीज हैं, ये बहुत बड़े जुम्बीज हैं, ये वर्कर नहीं है। वर्कर ऐसे नहीं होते। वर्कर पूछते हैं, वर्कर बात करते हैं, वर्कर इस बात का वो जो शऊर जो इमरान खान साहब ने दिया है, अब वो शऊर वर्कर लाए ना। अगर वो वर्कर हो तो शऊर लाए ना, वो पूछे कि आप हमें यहाँ पे छोड़कर खुद चले गए। अली मीन गंडापुर वर्करों पे एक दफा उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया, नमाज नहीं पढ़ने दी, खाना नहीं खाने दिया, चाय नहीं पाने दिया, कि उनको मालूम था कि इसको जब मौका मिलेगा ये भाग जाएगा। और फिर जाकर वो जो तकरीरें कर रहा है वो आपके सामने है। और बुशरा बीबी दूसरों को गालियां निकाल रही है। दूसरों को गालियां निकालने से पहले बुशरा बीबी खुद तो देखें, क्या बुशरा बीबी वहां पर मौजूद थी? बुशरा बीबी भागने वालों में सबसे आगे थी, तो वो गालियां किस हैसियत में ये गालियां निकाल रही हैं? इधर इंसदाद दहशतगर्दी, लाहौर की अदालत ने इमरान खान को झटका दिया है। उन्होंने इमरान खान अगर 9 मई के वाकयात को जिम्मेदार करार दिया है।
इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव के कसूरवार इमरान खान को करार दिया है और जज ने कहा है कि मौजूदा केस साजिश या इश्तिहाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। साजिश के गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तिहाल अंगेजी की हदायत के ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद है। पुलिस के मुताबिक सारी साजिश जमान पार्क में तैयार की गई, जिसके बाद जलाओ घिराव के वाकयात हुए। इमरान खान आम आदमी नहीं है, वो साबिक चेयरमैन और बानी पीटीआई हैं और इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। इनके बयान की अहमियत जिस पर वर्कर्स को अमल करते हैं। इमरान खान ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की, जिसके बाद जलाओ घिराव के वाकयात रोनुमा हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान की जमानतें मुख्तलिफ केसेस और अदालतों से हो चुकी हैं। अदालत इससे इत्फाक नहीं करती। हर केस और मुकदमे के मेरिट और जुर्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसमें वजन नहीं है। इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी पार्टी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अगर इमरान खान को रहा कराना है तो आपको हुकूमत के साथ बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, अपने मसाइल जो है वो बातचीत से हल करने होंगे। अगर आप इस तरह गुंडे लेकर आएंगे, इस तरह अगर आप मरकज पर हमला करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल आप कभी भी इमरान खान के लिए कोई आसानी पैदा करेंगे। दोस्तों, एक चीज पर और बात करनी है, वो बहुत जरूरी है। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा हमारे कॉलेज के उस दौर की बात है, बल्कि शायद कॉलेज के दौर की बात नहीं, उस वक्त हम बाहर आ गए थे जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान पर मार्शल गाया था। उससे पहले बेगम कुलसूम नवाज को कभी किसी ने नहीं देखा था। मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ हमेशा देखा था, लेकिन बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल हुई और उनकी पार्टी में जो भी हुआ, उस वक्त के हालात जो भी थे, जाहिर है एक डिक्टेटर के सामने खड़ा होना किसी के बस की बात भी नहीं। लेकिन ये जो मर्द मुजाहिद आपको नजर आ रहे हैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ, वो उनके साथ खड़े हुए, एक मशरकी औरत होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने बहादुरी के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग लड़ी, जमहूरियत के लिए जंग लड़ी, जमहूरी कुव्वतों के लिए जंग लड़ने वालों के साथ खड़ी हुई, बहुत बड़े नाम से उस वक्त। ये एक 5 से 4 साल का जो अरसा था, जिसमें बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने न दिन देखा न रात देखा और उन्होंने फर्ज अदा किया एक मशरकी बीवी होने का और अपने मुल्क की बेटी होने का। ये बेगम कुलसूम नवाज का टोटल सफर है। वो किसी जगह से घबराई नहीं। उनके साथ अगर 10 लोग थे तो वो उनके साथ भी निकली, अगर 50 लोग थे तो वो साथ निकली। लाहौर में जो नहर पर जो एक वाकया हुआ, उनकी गाड़ी को जिस तरह उठाकर हवा में लटका दिया गया, वो मेरे ख्याल में कोई आप में से नहीं भूला होगा। आज इस पे बात करना क्यों जरूरी है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इस दुनिया में नहीं रही और जैसे वो इस दुनिया से गई वो आपको याद है, जैसे तकलीफ से वो दुनिया में गई। एक तकलीफ उनको जो जिस्मानी तौर पर हुई और एक तकलीफ जो उनकी फैमिली और खानदान को ज़हनी दिमागी तौर पे हुई। जब वो आखिरी सांसें ले रही थी, 3 दफा के वज़ीर आज़म की वो वाइफ थी, मौजूदा सीएम की वो माँ थी और मौजूदा वज़ीर आज़म की वो भाभी थी। लेकिन जो सलूक उनके साथ उस वक़्त किया गया, मेरे ख्याल में इंसानियत कभी इस पर माफ नहीं करेगी। लेकिन शरीफ फैमिली जो है इस पर इमरान खान साहब की तरह चाहती तो इसको बहुत इस्तेमाल कर सकती, लेकिन शायद वो अपने पर्सनल वाकयात को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दुख और तकलीफ का बात यह है कि अहमद नूरानी साहब एक साबिक सहाफी हैं और मौजूदा वो क्या है इस बात का मुझे नहीं पता। हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझ पे भी वो तनकीद करें, मुझे भी मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम का वो हिस्सा करार दे दे। मैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूं, मैं नवाज लीग की सोशल टीम का हिस्सा हूं, मैं रियासत की सोशल मीडिया की टीम का हिस्सा हूं, मैं इवन जो भी मुझे कहे मैं उसकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए बोलता हूं। मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए इज्जत है, मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द है, तकलीफ है। और अगर आप मुझे किसी से भी कनेक्ट कर दे, मैं किसी का पेड नहीं हूं, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मुझसे कभी किसी ने पैसे दिए नहीं, मैं खुद अपनी जेब से पैसे लगाकर अपने काम कारोबार का नुकसान कर पाकिस्तान के लिए बोलता हूं, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाता हूं। तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के लिए जिस तरह के अहमद नूरानी साहब ने अल्फाज बोले, मुझे उस पर बड़ी दुख और तकलीफ है, मैं उनकी शदीद मजम्मत करता हूँ। अहमद नूरानी साहब के साथ साथ मुझे पाकिस्तान के में बैठे हुए बड़े मीडिया हाउसेस के लोग, बड़े एंकर्स, बड़े सहाफियों पर भी बड़ा दुख और तकलीफ है कि वो एक ऐसे, कम अज कम उनको इसकी पूरी मजम्मत करनी चाहिए और उसको कम अज कम अपनी सहाफियों की सफ से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इंसान कभी किसी की तरफ भी कर सकता है। जो जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बारे में जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो किसी भी तरह से काबिल माफ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक अमेरिका में बैठे हुए हैं और उनको पता है कि यहाँ पर मेरे खिलाफ कोई क्या कर लेगा, अगर वो पाकिस्तान में बैठे हों तो उनका हक है वो जो लिखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की वो गुफ्तगू कर फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल में उनकी अपनी माँ भी होगी, अपनी बहन भी होगी, अपनी बीवी, अपनी बच्ची भी होगी, तो उनको जरा एहतियात करनी चाहिए। ये वो तरीका नहीं होता एक पढ़े लिखे इंसान का जो एहतियात कर रहे हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा
اللہ ان کے اگلا جہان آسان فرمائے. عظیم عورت, مادر جمہوریت کا ان کو خطاب دیا گیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا اگلا سفر آسان فرمائے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو خوش رکھے, ان کے بچوں کو خوش رکھے, ان کے میاں صاحب کو خوش رکھے, اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جو اگلا جہان ہے وہ آسان فرمائے. اور اس وقت جو میں اب ان کو کیا کہوں احمد نورانی صاحب کو, ان کے لیے میں صرف دعا کر سکتا ہوں. شاید ان کو کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, شاید ان کو اپنی فیملی کی ضرورت ہے, شاید ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایسے کر کے وہ شاید یہ سب کچھ نہ حاصل کر پائے. لیکن میری پھر بھی دعا ہے خدا ان کی ذات پر رحم کرے. آپ لوگوں سے گزارش ہمیشہ کی طرح جو کرتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں. اور یہ جو وتیرہ ہے اس وقت جیلی اور فیک نیوز کا اور لاشوں کی سیاست کا, عمران خان کا, یہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ کیا اس کا اینڈ ہوگا؟ کیا ایسے عمران خان صاحب جیت پائیں گے ریاست سے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں. اور مشال یوسف سعید کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں.